नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास में कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहल वर्ग ने जो चीज़ें बताई हैं, जितनी भी अवस्थाएं बताई हैं, उन सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, और यह भी समझेंगे कि सीटेट में पूछता क्या है। ठीक है दोस्तों, सीटेट में पूछता क्या है। तो शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और फोकस किस पे दोस्तों, सीटेट 2019 पर। ठीक है, सीटेट 2019 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पियाजे, कोहल वर्ग और वायोगॉस्की का सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत है दोस्तों। इन तीन सिद्धांत को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर आसानी से आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी 3 नंबर तक भी इसमें पूछता है। तो शुरू करते हम लोग मोरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहल वर्ग्स। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहल वर्ग्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हमको समझना क्या है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास होता क्या है, नैतिकता होती क्या है। देखिए दोस्तों, नैतिकता क्या होती है। नैतिकता दोस्तों यह वह नियम होते हैं, जो नैतिकता होते हैं दोस्तों, यह वह नियम होते हैं जो समाज के नियमों के अनुरूप या अनुसार होते हैं, जो समाज के नियमों के अनुरूप या अनुसार होते हैं। ठीक है, नैतिकता क्या होती है दोस्तों, क्या होती है नैतिकता। नैतिकता वह नियम है जो समाज के नियमों के अनुरूप या अनुसार हो। ठीक है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नैतिकता है वह समाज और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो नैतिकता है वह समाज, ठीक है, और वातावरण, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, अंतःक्रिया का क्या है दोस्तों, परिणाम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सीटेट में क्या क्या और पूछता है। ठीक है, जो कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो कोहल वर्ग जी हैं, इनका ये एक सिद्धांत है, उसके कारण ये अधिक प्रसिद्ध हुए। उस सिद्धांत का क्या नाम था, अस्तर का सिद्धांत। ठीक है, अस्तर के सिद्धांत के लिए, ठीक है, कोहल वर्ग अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अस्तर के सिद्धांत के लिए कोहल वर्ग अत्यधिक क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं इसकी कितनी अवस्थाएं थी। ठीक है, अवस्थाओं के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग दोस्तों ये समझ लेते हैं कि जो ये कोहल वर्ग जी हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग इनका पूरा नाम है, क्या है, लॉरेंस कोहल वर्ग। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 25 अक्टूबर 1927 को। कब हुआ था दोस्तों, 25 अक्टूबर 1927 को। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 1927 को। कब हुआ था, 1927 को। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, फिर इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग। लॉरेंस कोहल वर्ग। ठीक है, अब नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं को हम लोगों को कैसे समझना है, ये सभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी अवस्थाएं हैं। नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं को, ठीक है, 6 अवस्थाओं को, ठीक है, 3 स्तरपद 2-2 अवस्थाओं के साथ विभाजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 अवस्थाएं कैसे, 1 2 3। ठीक है, क्या है कि 3 स्तरपद 2-2 अवस्थाओं के साथ विभाजन किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा क्या है, कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा क्या है दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यानी कि
इसका पहले हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके जो और अन्य भाग हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका क्या तात्पर्य दोस्तों कि पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है, या पूर्व लौकिक अवस्था भी इसको कहते हैं, या पूर्व लौकिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा क्या है? कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज यानी कि परंपरागत अवस्था। ठीक है, परंपरागत अवस्था है। और तीसरा क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था या लौकिक अवस्था भी इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है दोस्तों, उत्तर परंपरागत अवस्था। क्लियर हो गया दोस्तों? या पश्चात लौकिक अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 भाग हो गए। ठीक है, 3 अवस्थाएं ये हो गई। अब इन 3 अवस्थाओं को भी 2-2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सा है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, यानी कि आज्ञा और दंड की अवस्था। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा आज्ञा और दंड की अवस्था, फिर इगोसेंट्रिक स्टेज यानी कि अहंकार की अवस्था, फिर उत्तर परंपरागत अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में हमको क्या पढ़ना है? इसके 2 भाग क्या है? स्टेज ऑफ प्रेज यानी कि प्रशंसा की अवस्था, फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज यानी कि नियम और कानून की कैसे वो व्यवस्था करता है। ठीक है, इसकी अवस्था। ठीक है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट स्टेज यानी कि सामाजिक जो नियम है, ठीक है, समाज के साथ संबंध इत्यादि की जो अवस्थाएं होती हैं वो आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे इंटेंशन स्टेज, ठीक है, यूनिवर्सल एथिक्स, और ये भी इसी का भाग है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? विवेक की अवस्था, या इसको बोलते हैं इंटेंशन स्टेज या फिर यूनिवर्सल एथिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं विवेक की अवस्था या बोलेंगे सार्वभौमिक नीति। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक नीति। ठीक है, अब इसके जितने विभाग हैं इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था के बारे में। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है दोस्तों, यह 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए इन्होंने माना है। ठीक है, इसका जो समय सीमा बताया इन्होंने 4 से 10 वर्ष के बालक के लिए बताया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि मुख्य रूप से अवस्थाएँ 3 मानी गई हैं। ठीक है, 3 मानी गई हैं और 3 के अंदर 2-2 होते हैं, इसीलिए टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए ये अवस्थाएं होती हैं और इनमें 2 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया, ठीक है, कुछ देर पहले। अब पहला क्या था? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा क्या था? अहंकार की अवस्था। ठीक है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था में अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें, कि इस अवस्था में बालक मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण बालक को नैतिकता की वास्तविक समझ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि बालक का जो पूर्ण व्यवहार होता है, जो भी बालक का व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है दोस्तों? वह दंड के भय पर आधारित होता है। दंड के भय पर वह आधारित होता है, इसलिए वह अच्छा कार्य करता है। बालक को अभी वास्तविक उसका जो व्यवहार है, जो नैतिक की व्यवहार है, नैतिकता का व्यवहार है, उसको नहीं पता है, इसलिए उसको वह दंड के भय पर क्या करता है? अच्छा कार्य करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? अच्छे बुरे में वह क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें वह जो अच्छे व बुरे में अंतर वह दंड या पुरस्कार के माध्यम से करता है। ठीक है, अगर उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है तो उसको लगता है ये कार्य अच्छा है, और दंड दिया जाता है तो उसको ये लगता है कि यह काम गलत है, इसको हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरी अवस्था है दोस्तों वो क्या है कि अहंकार की अवस्था। देखिए अहंकार की अवस्था क्या होती है? अहंकार की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ इगोसेंट्रिक या इगोसेंट्रिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो बालक का जो व्यवहार होता है दोस्तों, वह जो बालक का दोस्तों व्यवहार होता है वह स्वयं की इच्छा पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, अहंकार की अवस्था
इसमें क्या होता है, जो बालक का व्यवहार होता है, बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा पूर्ण करने वाला होता है, पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे बच्चे से अगर आपने कुछ बोल दिया तो बच्चा नहीं करता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा कहता है कि मुझे 10 रुपये दो या मुझे कोई सामान दो तभी मैं उस काम को करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़, यही अवस्था है, दूसरी अवस्था ही है। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इगोसेंट्रिक स्टेज, इसमें क्या हो जाता है कि बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा पूर्ण करने वाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत अवस्था के बारे में या लौकिक अवस्था के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं परंपरागत या लौकिक अवस्था को। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज, इसकी जो समय सीमा है दोस्तों, ये क्या है, 10 से 13 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए। ठीक है, इसमें जो पहली अवस्था थी वो क्या है, प्रशंसा की अवस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए बालक जो होता है वह कोई भी कार्य किसके लिए करता है दोस्तों, प्रशंसा पाने के लिए करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि बालक समाज को अच्छा लगने वाला कार्य करता है। ठीक है, बालक जो है दोस्तों, यह समाज को अच्छा लगने वाला कार्य करता है, समाज को अच्छा लगने वाला कार्य करता है, जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। ठीक है, जिससे वह क्या कर सके दोस्तों, प्रशंसा प्राप्त कर सके। और फिर क्या होता है, इस अवस्था में बालक जो होता है दोस्तों, यह प्रशंसा व निंदा को समझने लगता है। वह यह समझने लगता है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है या उसके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी जो इसमें अवस्था थी वो थी सामाजिक नियम व सम्मान की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए बालक कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कार्य करता है। बालक जो है वह कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कार्य को करता है। फिर बालक सम्मान पाने के लिए कार्य को करता है। ठीक है, फिर अगली जो इसमें क्या है, जो अवस्था है, इस अवस्था में अगला क्या होता है कि इस अवस्था में कोई भी कार्य स्वयं की पहचान पाने के लिए करता है। बालक कोई भी कार्य करता है तो उसको यह लगता है कि उसका यहाँ पे पहचान हो। ठीक है, यह कार्य उसी ने किया है। ठीक है, फिर अगला है बालक अच्छे व नैतिक व्यवहार को महत्व देता है, महत्व देने लगता है इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चात लौकिक अवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था को। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चात लौकिक अवस्था के बारे में। ठीक है, इनमें जो इनके जो अलग अलग भाग हैं, ठीक है, 2 भाग हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या था इसमें, उत्तर परंपरागत अवस्था में सामाजिक अनुबंध की अवस्था या प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों की अवस्था। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए जो बालक होता है यह समाज से संपर्क मजबूत बनाने के लिए समाज के नियमों का पालन करता है। क्या करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। फिर क्या करता है दोस्तों, वह इस बात को समझ जाता है कि सामाजिक नियम निश्चित नहीं होते हैं। जो समाज के नियम बनाए गए हैं यह निश्चित नहीं होते हैं, यह समाज की सहमति से बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या इसमें अगला अवस्था है विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नीति। ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था में जो अंतिम अवस्था है वो क्या है, विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नीति। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है, वह स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है। ठीक है, बालक खुद एक कुछ नियम बनाता है, उसी पे वह चलता है। और फिर क्या करता है, वह अपने चिंतन के आधार पर यह अनुमान लगा लेता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा और कौन सा व्यवहार बुरा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीनों अवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। अभी हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये तीनों अवस्थाएं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप 1-2 बार वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। सब अपने जीवन के ऊपर आधारित है। ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे, ठीक है, तो सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, बस आपको अवस्थाओं के नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, फैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं
जो कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस या सीमाएं क्या है इसकी। इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख सीमा यह है कि इसमें वास्तविक व्यवहार की अवस्था के अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वास्तविक व्यवहार की अवस्था के अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर क्या है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह जीन पियाजे, जॉन डीवी और जेम्स मार्क बाल्डविन, ये सब मनोवैज्ञानिक हैं के सिद्धांतों से प्रेरित है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, यह सिद्धांत बालक केंद्रित शिक्षा के, ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है, एवं उनके शिक्षण विधि को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत बालक केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण व उनके शिक्षण विधि को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या होता है इसको पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और कोहल वर्ग हो गया दोस्तों, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इनको पढ़ने के बाद इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से, वो सभी प्रश्नों को मैं आप सबको हल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से परीक्षा में हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बात और दोस्तों, अगर आवाज़ ज़्यादा रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पंखा चलाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, और ठीक है, इस बार सीटेट को क्लियर कर दीजिए। धन्यवाद।